इसलिए अर्थ संघानाम कह करके अयोध्या कांड का स्मरण कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। एक बार कोई विदेशी यात्री भारत भ्रमण पर आया, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा सुन करके कि विश्व गुरु भारत, जो यहां ज्ञान विज्ञान अनंत काल से भरा हुआ है, वो कहीं नहीं। जिज्ञासु बन करके आया, पूरा भारत भ्रमण किया, भारतीय संस्कृति को समझा। पर एक जगह जाकर के उसने देखा कि गांव का सरपंच बैठा है, भीड़ लगी हुई है और एक झगड़ा है जिसका समाधान नहीं सूझ रहा है। सरपंच साहब निर्णय नहीं ले पा रहे, दो किसानों के बीच का झगड़ा था। उस भीड़ में वह विदेशी यात्री भी चुपचाप बैठ के सुनने लगा, समझने का प्रयास किया कैसा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा जब उसको पता चला तो वो भी हैरान हो गया। झगड़ा क्या था? एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। अब जिस किसान ने वह खेत खरीदा, खरीदने के बाद जब उसमें हल चलाया, जोता, तो उसमें से सोने का मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा निकल पड़ा। स्वर्ण घट जब निकला तो उसने निकाला और जिससे खरीदा था उसको ला करके सौंप दिया कि तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति तुम्हारे खेत में गड़ी हुई थी, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम संभालो, ये मेरी नहीं है। परंतु जिसने बेचा वो कह रहा है कि भाई जब मैंने खेत बेच दिया तो मैं सौंप दिया, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई, अब उसमें कोयला निकले कि सोना निकले उस पर मेरा क्या अधिकार बनता है? जब खेत मेरा था तब मेरा अधिकार था, अब खेत तुम्हारा हो चुका है तो जो भी निकले वो तुम्हारा है, उस पर मैं अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। अब इसी बात का ये झगड़ा था। बेचने वाला कहता है ये घड़ा तुम्हारा, खरीदने वाला कहता है कि ये घड़ा तुम्हारा। अब वो संपत्ति किसकी मानी जाए? सरपंच साहब भी बड़े चक्कर में। वो विदेशी यात्री अचंभित हो गया इस झगड़े को सुन करके। भाई ऐसा विचित्र झगड़ा तो हमने भी पहली बार सुना। जब प्रजा में ऐसा अद्भुत आचार विचार है, पहले लोग दूषित धन से बहुत डरते थे। भाई बुरा पैसा घर में ना आ जाए, नहीं तो संतान बिगड़ जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये अमंगलकारी होता है, उपद्रव खड़ा करता है, रोग व्याधियों को लाता है। ऐसा विचार करके लोग पाप की कमाई से और दूषित धन से बहुत दूर रहते थे, बचते थे। आज मानसिकता पूरी पलट चुकी है। आज यही देखा जाता है कि माल कहां मिलेगा। रात रात भर लोग धरती खोदते फिरते हैं कि शायद यहां गड़ा मिलेगा, यहां मिलेगा, कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, 2 नंबर से मिल जाए या झूठी गवाही दे करके मिल जाए, कहीं से भी बस अर्थ आवे। अर्थ के पीछे व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो चुका है। ऐसा अर्थ जब आता है तो अनर्थ की आंधी भी भरपूर लाता है। इसलिए अर्थ पर बहुत विचार करना चाहिए, कौन धन ग्राही है। तो उस विदेशी यात्री को लगा जिस देश की प्रजा का ऐसा आचरण है, ऐसा आदर्श है, उस देश का राजा और प्रधानमंत्री कैसा होगा भाई? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो उसको लगा कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, इस राज्य का संचालक कौन है उससे मिलना चाहिए, उसकी विचारधारा का पता लगना चाहिए कि ऐसा आदर्श उसने प्रजा में कैसे स्थापित कर दिया। तो आया, किसी से पूछा यहाँ के प्रधानमंत्री जी कौन हैं और कहाँ मिलेंगे, उनसे हमारी भेंट कैसे हो सकती है। तो बताने वाले ने कहा कि ये जो झोंपड़ी आप देख रहे हैं ना,
इसमें उनसे आपकी भेंट होगी। एक कोई ब्राह्मण आ रहा था, उससे पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि इस झोंपड़ी में प्रधानमंत्री जी शाम को 8 बजे के लगभग सूर्यास्त के बाद आपसे मिल सकते हैं, वो समय उनका खाली होता है। ठीक है, तो उसको और भी तगड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी इस झोंपड़ी में मिलेंगे। ठीक है भाई, पहुंचा तो जब झोंपड़ी में उसके यात्री ने देखा तो जिसने वो बताया था कि प्रधानमंत्री जी यहां मिलेंगे, वे पंडित जी बैठे हुए थे और दीपक जल रहा था, उसमें कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। तो उस यात्री ने प्रणाम किया, पंडित जी महाराज प्रणाम, आपने जो कहा था कि यहां मिलेंगे प्रधानमंत्री जी, आपके बताए समय पर मैं आ गया, अब कहां है प्रधानमंत्री जी, मिलवाइए। प्रणाम करके यात्री बैठ गया, उसको बैठने का इशारा किया ब्राह्मण देवता ने, और फिर तुरंत एक दूसरा दीपक रखा था उसे जलाया और जो जल रहा था उसे बुझा दिया। और फिर दूसरा दीपक जला के कहा, श्रीमान जी हम ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मार्गदर्शन हम ही इस देश का करते हैं, लोग हमें चाणक्य के नाम से जानते हैं। तब उस यात्री ने नीचे से ऊपर तक देखा, क्या प्रधानमंत्री हैं? बोले हाँ। तो पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि जब मैं आया तब आप कुछ लिख रहे थे दीपक की रोशनी में, परंतु आपने मुझे बैठाते ही वो दीपक बुझा के दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में प्रकाश तो लगभग बराबर है, जितना उजेला इसका था उतना ही उसका है। कोई बहुत तेज प्रकाश उसमें रहा होता तो बात समझ में आती, तो फिर इसको बुझाने की जरूरत क्या थी? जैसे ये जल रहा है वैसे वो जल रहा है। तब कहा कि देखो भैया, मैं अभी राजनीतिक कार्य कर रहा था, तो राजनीतिक कार्य करने के लिए मुझे राजा की तरफ से तेल मिलता है दिया जलाने को, तो राजा के तेल से राजा का कार्य कर रहा था। अब तुम हमसे बात करने आए हो, व्यक्तिगत हमारी बातें हो रही, कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो जब व्यक्तिगत हमारी आपकी बात हो रही है तो राजा का तेल मैं क्यों फूंकूं भाई? अब मुझे जो वेतन मिलता है उससे जो मैं अपने खर्चे के लिए तेल खरीदता हूं प्राइवेट, उसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत आपकी हमारी बात है तो मैं अपना तेल खर्च करूंगा, राजा का खर्च क्यों करूं? विदेशी यात्री ने कहा कि मुझे मेरा समाधान मिल गया। जैसा चरित्र राजा का होता है प्रजा में वही आचरण होता है। राजा के आचरण का ही अनुसरण प्रजा करती है। यथा राजा तथा प्रजा, ये आदर्श भारतवर्ष का रहा था और ये आदर्श गुरुकुल से प्राप्त होता था। जब तक भारत में गुरुकुल पद्धति चली तब तक यहां का ज्ञान विज्ञान अद्भुत रहा। आदर्श आचार्य विचार चरित्र का निर्माण गुरुजनों ने गुरुकुल में स्थापित किया, और जब तक गुरुकुल की आचार्य पद्धति पुनः स्थापित नहीं होगी तब तक भारत का उस गौरव को पुनः प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, असंभव प्राय है। जब से ये मैकाले की पद्धति आई तब से गुरुकुल पद्धति एकदम चौपट हो गई। केवल डिग्री ही शिक्षा के नाम पर प्राप्त होती है। आदर्श जो होना चाहिए, संस्कृति और संस्कार जो गुरुकुल से प्राप्त होते थे वो लुप्तप्राय हो गए। अन्यथा प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। पहला चरण जो जीवन का है वो विद्याध्ययन का होता है,
और विद्या की सार्थकता तब है जब जीवन में संस्कार आवे, विनम्रता आवे, शालीनता आवे। विद्या ददाति विनयम। उत्तम विद्या वह है जिसमें विनम्रता आवे, सरलता आवे, साधुता आवे। गुरुकुल में समस्त विद्याओं में विद्यार्थी को पारंगत करके निकाला जाता था कि वो कभी भूखा मर ही नहीं सकता, हर कार्य में दक्ष होता था। एक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो उसके लिए दूसरा मार्ग खुला रहता था। पर जब से ये विश्वविद्यालय की परंपराएं मैकाले की चली हैं, तब से डिग्री प्राप्त होती है। और डिग्री प्राप्त होने का मतलब एकदम निकम्मा, या तो नौकरी करेगा नहीं तो मुंह को मरेगा, किसानी नहीं कर सकता, बेइज्जती हो जाएगी। इतने पढ़े लिखने के बाद में हम हल जोतेंगे, आप उसको शर्म आती है। पहले तो हल जोतना आएगा ही नहीं, क्योंकि सिखाया ही नहीं, सीखा भी नहीं। और यदि आता भी होगा तो चलाएगा नहीं, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, डिग्री लेके बैठा है और हल चला रहा है। ऐसी मानसिकता बन जाती है। तो सरकार कितनों को नौकरी देगी भाई? अब या तो नौकरी मिले या बेकारी, या बेकार हो गया। पर गुरुकुल पद्धति में उसे हर विधा में इतना दक्ष कर दिया जाता था कि एक मार्ग यदि अवरुद्ध है तो दूसरा मार्ग वो खोल सकता है। अनंत मार्ग उसके सामने होते थे, क्योंकि समस्त विद्याओं में दक्ष होकर के निकलता था। ये गुरुकुल के संस्कार और विद्या पद्धति थी। तो उस संस्कारों से भरा हुआ ये भारतवर्ष था। इसलिए अंग्रेजों ने कूटनीति चलाई कि भारत पर यदि पूरी तरह से अपना आधिपत्य हमेशा बनाए रखना है तो ये गुरुकुल पद्धति को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये पद्धति यदि समाप्त नहीं होगी तो भारत पर हमेशा शासन नहीं चलाया जा सकता। और आज स्थिति है कि उनकी कूटनीति सफल हुई। भारत भले ही कहने को स्वतंत्र हो गया, परंतु मानसिकता से अभी भी हम लोग गुलामी हैं। क्योंकि आप कितने भी संस्कृतज्ञ विद्वान बन जाओ, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो लोग आपको अनपढ़ ही समझते हैं। और प्रायः हमने देखा है कि एयरपोर्ट आदि पर आप जाइए, बड़े लोगों के बीच में जाइए, तो भले ही वो अंग्रेजी न बोल पाते हो तो भी टूटी फूटी जबरदस्ती अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है कि हम पढ़े लिखे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि बड़प्पन की और योग्यता का मापदंड ही अंग्रेजी हो गया है। ये मानसिकता है, मानसिकता की गुलामी है। जबकि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके बाद में भी लोग हिंदी बोलने में शर्माते हैं। इसलिए ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र करते समय भी 10 वर्ष तक कम से कम अंग्रेजी में ही सारे कार्य होने चाहिए। स्वतंत्र बनाते समय ये शर्त रखी थी कि 10 वर्ष तक वही पद्धति चलेगी, वही अंग्रेजी में ही सब काम होंगे। ये जो आरक्षण दिया था वो भी 10 वर्ष के